हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं विज्ञान भूषण पाठक। मैंने अभी 11th क्लास में पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ाया था। जैसा आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का महत्व क्या है, इस चैप्टर का महत्व क्या है। इस चैप्टर के बारे में हमने बताया कि बायो की कितनी ब्रांच होती हैं, बायो की ब्रांचेस में उनकी और सब ब्रांच कितनी होती है, उसमें किसी का अध्ययन किया जाता है। उसी के अंतर्गत आ जाते हैं हम 11th क्लास के लिए ब्रांच ऑफ जूलॉजी। ब्रांच ऑफ जूलॉजी में कुछ जंतु विज्ञान के एक शाखाएँ होती हैं जिनके अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे सपोज दैट एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्फोलॉजी मीन्स हम शरीर की आंतरिक तथा बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं, तो इसे हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्फोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, ऊतक का अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऊतक शरीर कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक जंतु और वनस्पति दोनों में अलग अलग होते हैं। जैसे वनस्पति में विभज्योतकी ऊतक होते हैं, वनस्पति में विभज्योतकी ऊतक होते हैं। और विभज्योतकी ऊतक ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टॉस से बना है, जिसके कारण इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टॉस मीन्स डिविजिबल, यानी वह भाग जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती हो उसे विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं जब प्लांट ग्रो एंड डेवलपमेंट करते हैं, वृद्धि एवं विकास करते हैं, तो उसमें कौन सा ऊतक कार्य करता है? विभज्योतकी ऊतक कार्य करता है। यही विभज्योतकी ऊतक जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो एज ए परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, अस्थायी ऊतक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि रेखित आरेखित पेशी ऊतक होता है शरीर में। इसी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, तो उसका अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। अब साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। कोशिका, जैसे हमने बताया कि कोशिका जंतु में अलग और वनस्पति में अलग होती है। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में एक में सेल वाल पाया जाता है, एक में सेल वाल, यानी जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होता। ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। अब आते हैं इसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका को आदि कोशिका बोलते हैं, यानी इनकम्प्लीट सेल बोलते हैं। इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो इसी कारण इसे इनकम्प्लीट सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि। अब और इसी तरह से जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कंप्लीट सेल होते हैं, यानी हम सभी जितने भी अदर लिविंग बींग्स हैं उनमें यूकैरियोट सेल पाया जाता है, यानी सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। ये जीवाणु धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। धनात्मक मीन्स दे आर यूज इन फॉर फेवरेबल एस्पेक्ट, दैट मीन्स कर्ड के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम करता है, या कर्ड यानी दही। इसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफाइड फैलाता है। और आपका नींबू में एक सिट्रस कैंकर रोग होता है, जिसकी वजह से पत्तियों पर और फल पर स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। ये बीमारी नींबू में जेंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के बाद फिजियोलॉजी में आते हैं। फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी। पादप कार्यकी में हम सभी जानते हैं जंतु और पादप कार्यकी में दो होते हैं। जैसे जंतुओं में रिस्पिरेशन होता है, इसी तरह से वनस्पतियों में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस को हम कह सकते हैं इट इज द ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव मैकेनिज्म, जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का चयन होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेंडल्स के लॉ का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स मीन्स होता है अनुवांशिकता या अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में क्या है कि जो पेरेंटल बॉडी का जो कैरेक्टर होता है उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, और जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें माता पिता का जो डीएनए होता है, उसका जो गुणसूत्र होता है, उसी के आधार पर उसके अंदर शारीरिक विकास होता है। तो इसे हम जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और मेंडल्स का लॉ पढ़ते हैं। और जेनेटिक के कारण ही हम बहुत से
जो लिविंग बींग्स हैं उनका डीएनए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है, इसका भी डीएनए एनालाइज कर रहे हैं, जिसके आधार पर अगर डीएनए एनालाइज हो गया तो इसकी जो इसके खिलाफ जो मेडिसिन डेवलप की जा रही है, यानी इसको मारने के लिए जो औषधि एंटीबायोटिक डेवलप की जा रही है, उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा। अब आते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम सभी जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान में हम भ्रूणी परिवर्धन का अध्ययन करते हैं और भ्रूण विकास का अध्ययन करते हैं। भ्रूण के 3 भाग होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों भाग, तीनों के कार्य डिसाइड हो जाते हैं, यानी शरीर के निर्माण की क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। और जैसे ही कोई काम बांट कर किया जाता है, यानी इसमें भी तीनों के 3 अलग अलग कार्य बटे हुए होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन्स के निर्माण के लिए स्पेसिफिक भ्रूण का भाग कार्य करता है, और जब सभी ऑर्गन निर्मित हो जाते हैं तो दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो कंडीशन है वो समाप्त हो जाता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्रिया खत्म हो जाती है। उसके बाद एज वेल एज मेंटेनेंस चलता रहता है। अब आते हैं क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी मीन्स कपाल का अध्ययन करते हैं। हमारा जो कपाल है यानी ये स्कल है, इसका स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का एक नेट पाया जाता है, जो पूरे शरीर की संवेदनाओं को ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाती है और शरीर की क्रियाविधि को नियमित संचालित करते हैं और शरीर को ब्रेन एक प्रकार से बैलेंस प्रदान करते हैं। अब आते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में रक्त विकार का अध्ययन किया जाता है, और रक्त विकार में से रक्त के दोष की वजह से हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है, जिसका अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर रोग का अध्ययन करते हैं। कैंसर रोग, ब्लड कैंसर स्पेशली इसका ऑन्कोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ब्लड कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ALL, एक होता है AML, एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसमें होता है क्या है, जो आपका TLC एंड DLC होता है वो गड़बड़ हो जाता है, यानी उसकी जो रेशियो होता है वो एक नॉर्मल से अब नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। अगला है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम स्किन का अध्ययन करते हैं। स्किन, हम जानते हैं कि स्किन हमारा संवेदी अंग होता है, सेंसिटिव ऑर्गन्स है, और इसके ऊपर जो भी प्रभाव पड़ते हैं किसी भी तरह से, जैसे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है और लाइट का प्रभाव होता है, कूलिंग का या ठंडक का प्रभाव पड़ता है, ये स्किन पर प्रभाव पड़ता है। इसका स्टडी करते हैं स्किन का। और स्किन जैसे आप सभी जानते हैं कि कुछ जीव होते हैं जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, कुछ जीव होते हैं जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, और ये डिपेंड करता है उनका जो इन्वायरमेंट सर्वाइवल होता है, यानी जिस प्रकृति में वो रहते हैं उस हिसाब से उनका शरीर निर्माण हो जाता है। और दे कैन अडॉप्ट द सर्च इन्वायरमेंट, देन दे आर सर्वाइव इट, दे आर इम्प्रूव इस जनरेशन, बट दे आर नॉट फाइट इट सच इन्वायरमेंट, देन दे आर डिस्ट्रॉइड और नष्ट हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो संघर्ष करेगा वही जिएगा, जो संघर्ष नहीं करेगा, ये जैव विकास का नियम है, वो नहीं जिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतने के बाद हम एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ये जो जूलॉजी की ब्रांचेज हैं, इसके अलावा वनस्पति विज्ञान की कुछ ब्रांचेज हैं जिन्हें आप होमवर्क के रूप में नोट कर लें, घर पर कर लेंगे। सबसे पहला है प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्निक के अंतर्गत प्लांट ब्रीडिंग, जैसे प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत पौधों का विकास या उसके अंतर्गत जो नई स्पीसीज डेवलप की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे फूड में है, BT कॉटन है, BT क्रॉप्स है, GMO क्रॉप्स है, बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू, मतलब मैनी ऑफ स्टडी वी आर इंक्लूडेड इट, यानी उनका अध्ययन हम करेंगे। जो ब्रांचेज हैं वनस्पति विज्ञान के, उसके बारे में संक्षेप टिप्पणी लिखेंगे, और कुछ ब्रांचेज को स्पेसिफिक रिटन वर्क में अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लेंगे। अगला चैप्टर हम इसके बाद शुरू करेंगे। अगला चैप्टर है जीवों में विविधता, यानी हम सभी जानते हैं कि जीवों में विविधता क्या होती है। पृथ्वी पर ब्रह्मांड में बहुत से सूक्ष्मतम प्राणी से लेकर बृहद आकृति वाले प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन इनको एक साथ इनका स्टडी करना चाहे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। देन इसको क्या करते हैं, इनकी संरचना के आधार पर इन्हें अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं। तो इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कुल मिलाकर क्या है, सबको क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। तो यही है जीव में विविधता। अब जीवों में विविधता के लिए कौन कौन से तकनीक या कौन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।